और प्रोसेस याद करनी है। जैसे एक प्रोसेस आती है आपकी डिस्टिलेशन, ये आपसे 1 मार्क के लिए डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ लेता है डिस्टिलेशन क्या होती है। तो पहली बात तो याद रखना, ये जितने भी मेटल्स जिनका की बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लो बीपी, बॉइलिंग पॉइंट करता हूँ, लो बॉइलिंग पॉइंट जिनका होता है, उन मेटल्स को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिंक और मरकरी। क्या करते हैं इसमें जनरली, मेटल्स आर इवेपोरेटेड। अब मेटल क्या कर लेते हैं, इवेपोरेट कर लेते हैं, तो मेटल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उसे बाद में कंडेंस करके सेपरेट कर लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जिस मेटल को आप इवेपोरेट कर रहे हो उसको डिस्टिलेट, यानी कि बेसिकली है तो वेपर्स ही जिन्हें आपने कंडेंस कर लिया है, डिस्टिलेट की फॉर्म में हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ये क्लियर है? डिस्टिलेशन सभी को बोलो जल्दी से। यस सर। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, लिक्वेशन। नाम में ही डेफिनेशन है लिक्वेशन। इसका जनरली इस्तेमाल, ये भी लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका था लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट। जिन मेटल्स का होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक स्लोपिंग हर्थ बनाते हैं, भट्टी, एक टेढ़ी हट्टी बना देते हैं, मतलब भट्टी बना देते हैं, और इस भट्टी को गर्म कर देते हैं और ऊपर से ना इम्प्योर जो ओर है हमारा उसको प्लेस कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो मेटल है, क्या है, मेटल, वो मेटल जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये टिल्टेड है तो क्या होगा, मेटल मेल्ट होके, जल्दी बोलो, मेटल मेल्ट होके कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। बस याद रखना। सर इसका यूज कहाँ होता है? क्या लिखा मैंने, टिन लिखा है? हाँ जी सर। टिन क्या है, मेटल है। मेटल है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला। सेपरेशन करने के लिए हम टिन के ओर को इस पर रखेंगे, टिन पिघल के नीचे बहना शुरू कर देगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज, ऐसा नहीं प्योर मिल जाएगा बिल्कुल, जिन इम्प्योरिटीज का हाई मेल्टिंग पॉइंट है उससे आपने इसे सेपरेट कर लिया, क्योंकि वो तो ऊपर ही रह गई। क्यों बेटा? यस आपका यस नीचे सर। नीचे कौन आ रहा है, लो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल। और कौन है वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल, टिन। 10। बात समझ आ गई? इसके यस बाद सर। मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, याद है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें क्या बनना है, एनोड बनना है, कैथोड बनना है। एम आई क्लियर? यस सर। जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे के सारे इसको हम आसानी से इलेक्ट्रोलाइटिक इनकी रिफाइनिंग कर सकते हैं। अगर सरल भाषा में कहूँ ना तो इलेक्ट्रोलाइसिस ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। सर ये और हॉल हेरोल्ड मतलब सेम है? सेम बात है, सेम बात है। इट्स अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। मेरी बात समझ आ रही है? यस अब इसमें बस 2-3 बातें आप लोग याद कर लेना, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है। पहले तो कैथोड बनती किसकी है, जो आपका प्योर मेटल है और उसी का सॉल्ट। कैथोड पे क्या लेना पड़ता है हमको, जिस मेटल को आपको प्योर फॉर्म में चाहिए, प्योर मेटल, और उसी का सॉल्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सॉल्यूबल कर देते हैं, ठीक है, और इसमें पास कर देते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। क्या पास किया आपने इसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप करंट पास करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया, जिसमें एक बन गया एनोड और एक बन गया कैथोड। और एनोड कैथोड की रिएक्शन आप जानते हो, आपको पता है हमेशा प्योर मेटल कहाँ मिलता है, आपको प्योर मेटल हमेशा कैथोड मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मेटल आयन जब मान लो इसकी n प्लस इसका चार्ज है, वैलेंसी है, तो ये n इलेक्ट्रॉन को लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, m मेटल बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? प्योर मेटल बन गया। कहाँ पे मिलेगा, रिडक्शन हो रही है इस प्रोसेस में, ये कौन सा एंड है, कैथोड। हमेशा याद रखना प्योर मेटल कहाँ मिलेगा आपको, कैथोड पर। और एनोड पे क्या होगा, मेटल जी, वही मेटल जो आपने लिया हुआ है इम्प्योर मेटल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
और वो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर? इसको ऐसे समझ लो, आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, 2 इसमें इलेक्ट्रोड ले लिए, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया आपने, पोटेंशियोमीटर चेक करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने सॉल्यूशन ले लिया, सेम सॉल्ट का ही सॉल्यूशन लेते हैं। अब मान लो मुझे कॉपर चाहिए रिफाइंड फॉर्म में, ये एनोड है, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, ये कैथोड है, मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। मेरा प्योर मेटल कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एनोड पे किसको प्लेस करोगे, इम्प्योर मेटल को, यानी जिसमें गंदगी है उसे यहाँ प्लेस कर देना। अब इसमें से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उठ के कहाँ जाना शुरू कर देंगे, कॉपर पे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली मास है ना, यहाँ पर मास डिपॉजिट हो रहा है। किसका मास डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर का मास डिपॉजिट हो रहा है। यानी कैथोड पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला अल्टीमेटली, प्योर कॉपर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? Yes. 10th क्लास की प्रोसेस है ये। सर एनोड वाला नहीं समझ में आया। एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, जो व्हाट इज द प्रोसेस एट एनोड? सर नेगेटिव होता है। एनोड इज पॉजिटिव, एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, है ना। ठीक है सर। एनोड पे प्रोसेस याद करो, प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रही है, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों। हाँ जी। आइए जरा नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट प्रोसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग बेसिकली कुछ नहीं है, इसका पहली बात तो प्रिंसिपल याद रख लेना। इसका प्रिंसिपल आपसे पूछ लेता है, बोर्ड में आता है कई बार। प्रिंसिपल क्या है जोन रिफाइनिंग? ये कहता है impurities are more soluble in molten state than in solid state। कि अगर मैं किसी तरीके से impurity को molten state में ले आऊं तो उनको मैं मूव करा के बाहर निकाल सकता हूं। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। जनरली जितने भी आपके सेमीकंडक्टर मेटल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं आप जानते हो, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये सारे के सारे हम जोन रिफाइनिंग से सेपरेट करते हैं। इसमें करते क्या, पहले ये समझ लेना। इसमें ना एक गोल भट्टी ले लेते हैं, भट्टी समझते हो ना, फर्नेस, और ये हमने मेटल की रॉड ले ली। इस मेटल की रॉड में इम्प्योरिटी भी है। आपने अब एक फर्नेस ले लिया, मैं इस फर्नेस को ना येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये फर्नेस इस तरीके से गोल है, समझ क्लियर? फर्नेस कैसा है आपका, इसमें लगातार आग लगी हुई है, आग इतना हाई टेम्परेचर है, और इस रॉड को आपने इस फर्नेस में से धीरे धीरे करके एक एंड से शुरू हुए और पूरे एंड तक बाहर निकालोगे। बताओ बेनिफिट क्या होने वाला है इसमें? इसमें कौन सी चीज पिघलने वाली है हाथों हाथ? इम्प्योरिटी पिघलेगी, जल्दी बोलो, अभी तो बोला प्रिंसिपल। Yes, sir. क्या प्रिंसिपल था? इम्प्योरिटी मोल्टन स्टेट में ज़्यादा मूव करती है, तो अभी इम्प्योरिटी इधर फ्लो कर रही है कि मूवमेंट ऑफ रॉड किस तरफ है, इस तरफ। हीट कर रहे हैं, उसे हीट मिल रही है, मेल्ट हो रही है, तो इम्प्योरिटी कहाँ इकट्ठी हो रही है? कुछ ऐसा सीन आने वाला आपके सामने। जब ये रॉड पूरी पास हो जाएगी ना और ठंडी होगी थोड़ी देर के लिए, तो इस पर्टिकुलर एंड पर आपकी सारी की सारी इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाएगी, और ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है, रॉड का जो बचा हुआ हिस्सा है, ये अब 99% प्योर हो जाता है। कितना परसेंट? 99% प्योर। एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. अब करेंगे क्या, अब तो अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटी तो है ही, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम मेटल के अंदर इम्प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। इसमें यूवी रेस पास कर लेते हैं, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इम्प्योरिटी है, जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ मेटल है। उतने हिस्से को हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो जितना हिस्सा कट कर लोगे वो कौन सा हिस्सा बाहर निकल गया, इम्प्योर, और बाहर क्या रह गया रिमेनिंग आपके पास, प्योर मेटल। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्या ये बात सभी को समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे,
जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। सुना है ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? जैसे इंक वो सेपरेट कर लेते थे। होती क्या है? इसका भी प्रिंसिपल आता है एग्जाम के अंदर। एड्सॉर्प्शन का बहुत प्रिंसिपल। बढ़िया। एक वर्ड याद कर लेना अभी। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या मतलब है इसका? प्रेफरेंशियल किस वर्ड से आया है? रेफरेंस। रेफरेंस से। हर एक सब्सटेंस का, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, हर एक का अपना अपना एक रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। एम आई राइट? हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब जितने भी एक मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं, अगर एक मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मौजूद है, हर कंपोनेंट का अपना, एवरी कंपोनेंट वुड हैव व्हाट? क्या होगा उसका? डिफरेंट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हाँ या ना? यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। इट इज जस्ट लाइक मैराथन रेस। क्या होता है मैराथन रेस में, बताना जरा एक बार। सर एक के बाद एक को मौका मिलता है भागने का। देखो, नहीं, वो तो हो गई, वो तो रिले रेस होती है। मैराथन में आपको एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। मान लो 25 किलोमीटर की हो गई, 5 किलोमीटर की होगी, 10 किलोमीटर की होगी। भागने वाले सारे सेम स्टार्टिंग लाइन से भागेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कोई कोई मैराथन रेस को पूरा फिनिश करता है, कोई आधे में से वापस आ जाता है, कहता है हमसे नहीं हो पाएगा, हम थक गए। समझ लो वो जो बीच में हट रहे हैं, कुछ थोड़ा सा पहले एंड से थोड़ा पहले हट गए, कुछ एंड तक पहुंचे। ये बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स है एक मिक्सचर के अंदर, है ना? जो जितनी दूर तक जा रहा है, यानी कि वो ट्रैक से उतना जुड़ा हुआ है। जल्दी बोलो, हाँ या ना? अरे मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस तो सर। अलग अलग कलर्स होते हैं, उनका हर एक का अपना अपना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। चलो वापस क्लास 10th में लेके चलता हूँ, शायद आइडिया मिल जाए। आपने पढ़ा है विबग्योर, पढ़ा है ना? यस सर पढ़ा है। विबग्योर में सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड। रेड। इसीलिए आपने पढ़ा है सुबह और शाम को कौन सा कलर होता है आसमान का? रेड। रेड। रेड कलर होता है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। यस सर। अगर रेड कलर कम स्कैटर हो रहा है, इसका मतलब अगर इसको प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की बात करें, तो सबसे दूर तक उस लिक्विड के असर के बावजूद किसका असर ज़्यादा देर तक दिखाई देगा? रेड का। यही चीज़ आपने करी थी क्लास 11th में क्रोमेटोग्राफ पेपर के ऊपर, अगर याद हो तो। एक आपने क्रोमेटोग्राफ पेपर ले लिया था, ठीक है? उस क्रोमेटोग्राफ पेपर के ऊपर एक नीचे लगाते हैं हम लोग बारी लाइन, या सिंपली एक लाइन लगा दी, और इस पॉइंट के ऊपर उस इंक की आपने ड्रॉप को छोड़ दिया, और इस पूरे कंटेनर को आपने टच कर दिया। एक इस क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफ को आपने बीकर में डाल दिया, और इस बीकर के एंड को, मतलब टिप को क्या टच कर रहा है? इसको बोलते हैं एल्यूवेंट। एक बताऊंगा क्या होता है एल्यूवेंट। अब पेपर ना, पेपर या कोई भी हो, उसमें एक फिनोमिना होता है फिजिक्स का, आप लोग जानते हो, पढ़ा है आप लोगों ने। उस फिनोमिना का नाम होता है कैपिलैरिटी। सुना है कैपिलैरिटी? पोर्स है ना, देखो सिंपल सी बात है, पेपर के अंदर पोर्स तो हैं। तो ये जो लिक्विड होता है हमारा, ये लिक्विड धीरे धीरे करके ये इस पोर्स की हेल्प से पूरे क्रोमेटोग्राफ के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएगा। पहले खाली लिक्विड की बात कर रहा हूँ, ये लिक्विड जो है इसके ऊपर पूरी लेयर बना लेता है। ये आपने क्रोमेटोग्राफ को रखा, और ये लिक्विड धीरे 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 करके ये पूरा ऊपर तक चला जाएगा। लेकिन मान लो ये जो इंक है ना, ये ब्लैक इंक बेसिकली मिक्सचर है 3 कलर का, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका मिक्सचर है ये, रेड, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर है, ये एलिमेंट था। हम जानते हैं विबग्योर के हिसाब से पहला कलर कौन सा दिखाई देने लगेगा आपको? करेक्ट। विबग्योर में पहला कलर कौन सा दिखाई देगा? ब्लू। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चलेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? ये ग्रीन दिख तो रहा था यहाँ से, लेकिन पूरा प्रबल तरीके से कहाँ दिखाई देगा आपको?
फिर ग्रीन दिखाई देगा, और सबसे एंड तक कौन दिखाई देगा आपको? रेड। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हर एक का अलग अलग दूरी क्रिएट हो गई, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एफ वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? आर एफ वैल्यू। पूछता नहीं कोई आपसे, मैं खाली जानकारी दे रहा हूँ। इसका नाम होता है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर यानी कि जो बेस लाइन से कलर कितनी दूरी तक एड्जॉर्ब हो पाया, उसका रेशियो क्या कहलाता है? आपका आर एफ वैल्यू। जिसकी आर एफ वैल्यू हम निकाल रहे हैं, देखो रेड कलर की बात कर रहे हैं, रेड कलर के अंदर मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हुआ, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। इसीलिए रेड कलर का मैक्सिमम पॉइंट आपको ऊपर दिखाई दिया, और ये भी कंफर्म करते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। यहाँ पे दो तरह के फेज हैं, अब मैं आपको फेज समझाता हूँ। पहला फेज है आपका स्टेशनरी फेज, जो है एलिवेंट। क्या मतलब? आपने ये एलिवेंट डाला, जनरली एलिवेंट क्या होता है ये भी समझ लो, 50% इथेनॉल और पानी का मिक्सचर, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है कैपिलैरिटी की वजह से, हल्का होने की वजह से बहुत जल्दी राइज करता है। अब ये राइज कर गया ऊपर, तो इसने एक पूरी लेयर बना ली इस एलिवेंट की। इसको हम लोग फिक्स लेयर भी कहते हैं, स्टेशनरी लेयर या फिर फिक्स लेयर। मतलब कौन सी लेयर मूव कर रही है? ये कलर मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग मोबाइल लेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोबाइल लेयर या मोबाइल फेज, कोई डिफरेंस नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। तो बेसिकली स्टेशनरी फेज के ऊपर कौन ट्रैवल करता है क्रोमेटोग्राफी में? मोबाइल फेज ट्रैवल करता है। और कितना कितना ट्रैवल करता है, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है हर एक कलर के डिफरेंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पे। इस फिनोमिना से, जिसमें हम एक मिक्सचर में से प्रेजेंट डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर पाते हैं उनके डिफरेंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे, इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। पूरी बात समझ आ गई? यस। पूरी कहानी क्लियर हो गई सभी बच्चों को? जल्दी से बताएं कोई टॉपिक, कोई ऐसा कंसेप्ट जो समझ ना आया, मुझे बताओ एक बार। सर मतलब रेड का सबसे कम रिटार्डेशन फैक्टर होगा। बिल्कुल सही। इसके अंदर यानी कि इस कलर को रोकने की क्षमता आप में नहीं है, ये तो कलर आगे जाएगा ही जाएगा और ज़्यादा दूर तक जाएगा। ओके, यस। ठीक है। अब उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ होता है? आप सभी जानते हो, इससे रैपर बनते हैं, सिगरेट्स के फॉइल्स बनते हैं। और एल्यूमिनियम का एलॉय जो है ड्यूरेलियम, उसका एरोप्लेन की बॉडी बनाने में काम आता है। कॉपर के बहुत सारे एलॉय बनते हैं, जैसे ब्रास बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। कॉपर की हम लोग पाइपलाइंस बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं। जिंक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिंक तो गैल्वनाइजेशन में काम आता है। आयरन की कोटिंग कर देते हैं जिंक से, तो गैल्वनाइजेशन होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग फिर से एलॉय बनाने में करते हैं, ब्रास बनता है इससे। तो ये कुछ बेसिक यूजेस हैं जो एक एक लाइन पढ़ लेना आप लोग, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। चैप्टर हुआ आपका प्यूरिफिकेशन समाप्त।